तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 459 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि लूफिंग यहाँ पे क्लियर स्काई वाले बंदों से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ से लूफिंग निकल गया होता है ताकि वो अपने फुल पावर को उन सब के सामने ना दिखा सके, क्योंकि लूफिंग ऐसा नहीं चाहता था। वहीं पे 5 के उस मास्टर को भी लूफिंग के इस कारनामे की बाद में पता चल चुका होता है, लेकिन अभी तक किसी के पास ये कंफर्मेशन नहीं थी कि लूफिंग असल में क्या था। क्या वो लूफिंग की मूसा क्लैंसमैन की बॉडी थी या फिर नहीं। और ये इन सब के बारे में बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि आखिरकार लूफिंग ने उसके उतने पावरफुल सोल अटैक को कैसे डिफेंड कर लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि 5 के उस मास्टर और दूसरा बंदा वो सब उसकी तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लूफिंग को मार सके। और लूफिंग भी अलग जगह निकल चुका होता है, अलग ही जगह पे जा चुका होता है। वहाँ पर वो उसकी तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पे स्पेस के ब्लैक स्ट्रिप 16 ब्लैक स्ट्रिप स्टोन प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफिंग ने आधे महीने बाद अपने ओन सीक्रेट चैम्बर स्पेस को खोल लिया होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और उसने एक सीक्रेट चैम्बर को खोल लिया था, जिसके कारण वो आराम से उसमें जाकर सीख सकता था। किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर 5 के टोकन की वजह से ही उसको एक सीक्रेट चैम्बर मिल चुका था। लूफिंग वहाँ पे आगे उन सबको देखने लगता है, जहाँ पे सीक्रेट स्पेस चैम्बर में टावरिंग था वह एंगुलर स्पेस था और वो एक ब्लैक टोकन के जैसा था, जो कि लूफिंग ने उसी को यूज़ करके देखा था। लूफिंग पूरे एरिया को एनालाइज करता है और वो बहुत ही बड़ा होता है। लूफिंग उन सब के लार्ज अमाउंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने लगता है, और जो ब्लैक टोकन था ना, वो असल में एक 9 मॉर्टल मास्टर का था और उसमें से आवाज़ आने लगती है, जिसके बारे में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी पोजीशन मौजूद होते हैं ना, जो पहले से ही वहाँ पे चीज़ होती हैं, सब चीज़ें अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है। अब जो चीज़ जगह पे लूफिंग आया होता है ना, वहाँ पे जैसे कि स्पीड्स होते हैं, जैसे कि सब अपने अपने रिकॉर्ड्स डाले होते हैं, वैसे ही मौजूद था। ब्लैक टोकेस में से पहले 9 मॉर्टल मास्टर निकलता है, जो कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही पहले से मौजूद था, मैं यहाँ पे मारा जा चुका हूँ और मैं मरने से पहले अपनी जितनी भी चीज़ें थी वो अपने जनरेशन को सिखाना चाहता था, इसी कारण मैंने उन सबको छोड़ा। जिसके बाद दिखाया जाता है सीनियर स्पैरो स्प्रिंग को, जो कि असल में उन सब के जैसा ही था, जिसने भी अपने इनहेरिटेंस को छोड़ा होता है। और अब भी दिखाया जाता है लूफिंग उन रॉक्स को देखने लगता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है टोटल 193 स्पेस मास्टर को दिखाया जाता है, जिनमें से लास्ट इंपीरियल आई मास्टर होता है। वो भी कहता है कि मैं इंपीरियल आई मास्टर 93rd स्पेस मास्टर हूँ और मैंने भी यहाँ पे सीनियर के द्वारा छोड़ा गया हूँ, मैंने भी काउंटलेस जनरेशन को जाते हुए देखा है। अब लूफिंग उन सबको देख रहा होता है और सबकी नज़र उस पर ही होती है। अब लूफिंग उन सबके जनरेशन को देख अब ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते दिखाया जाता है कि टोटल पियर्सिंग मास्टर 1928 मतलब 1921 स्पेस मास्टर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे एक भी ट्रेजेस नहीं बचा होता है। अब लूफिंग उन सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर लूफिंग को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जिसके बाद दिखाया जाता है लूफिंग साइलेंटली वहाँ पे वॉक करने लगता है। उस स्पेस में एक यूनिवर्स इरास का रिप्रेजेंटेशन था, और ये 10,000 यूनिवर्स इरा से भी बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको समझ ना आया हो कि यहाँ पे हुआ क्या। लूफिंग ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी इनग्रेविंग्स मौजूद थी, और यहाँ पे चलते चलते 20,293 स्पेस मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने इंट्रोडक्शन को दे रहे होते हैं। वैसे ऐसे आगे बढ़ रहा होता है, और वहाँ पे कई सारे स्पेस मास्टर्स को दिखाया जाता है। लगभग यहाँ पे 20,294 को दिखाया जाता है, यहाँ पे उसने भी अपने बारे में बताया कि मैंने भी कई सारे टेक्निक्स बनाए, जिसमें से मोस्ट पावरफुल 5 ग्रेट बीस्ट एक्सट्रीमिशन है। तो ये सुनकर लूफिंग यहाँ पे अब ये जो सीरीज होता है ना, वो खत्म हो गया, मतलब स्पेस मास्टर का। अब वैल्यूबल्स को सुनकर लूफिंग चाहता देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे वैल्यूबल्स कहाँ से हो सकती है। लूफिंग सर्च करने लगता है, लेकिन दिखाया जाता है वहाँ पे कोई भी वैल्यूबल्स नहीं होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट स्पेस में एक मैप मौजूद था, और शायद हो सकता
ताकि 5 क्योस मास्टर ने यहाँ पे पड़े हुए सारे वैल्यूएबल्स को ले लिया होगा। यहाँ पे जिसको समझ नहीं आया उसको समझाता हूँ कि लूफेंग एक अलग ही मिस्टीरियस प्लेस पे आ चुका था, जो कि ये सीक्रेट लोकेशन होता है, जो कि 5 क्योस मास्टर ने अपने टोकन की मदद से बनाया होता है। लूफेंग ने उसके टोकन को चुराया होता है, जिसके कारण लूफेंग इस जगह पे आ गया होता है। 5 क्योस मास्टर इस सब के बारे में पहले से जानता होगा, जिसके कारण वो उन सारे ट्रेजर्स को पहले ही उठा लिया होगा, सिर्फ एक मैप को ही छोड़ा होगा। इसके बाद लूफेंग उस मैप को देखने लगता है, वो सोचने लगता है, अब सोचता है लूफेंग कि ये मैप बहुत ही वैल्यूबल होगा, जो कि यहाँ पे मुझे मिला है तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ होगा। अब लूफेंग उसको देखने लगता है, पता चलता है कि वो बहुत ही डिटेल मैप होती है, और ये मैप नियरली 900 स्पेस मास्टर, जो कि अभी तक 20,294 होते हैं, और उसमें से 900 स्पेस मास्टर के बाद सर्च करके बनाई गई होती है। और लूफेंग इसके तरफ को देखने लगता है और कहता है कि ये इतने सारे स्पेस मास्टर के द्वारा बनाया गया है, तो ज़रूर इसमें इंफॉर्मेशन होगी, और मैं इसको अपने मैप को ह्यूमैनिटी की तरफ कंट्रीब्यूट जरूर करूँगा। लूफेंग जैसे ही देखता है वहाँ पर उसे और भी चीज़ नज़र आती है, और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर लूफेंग की आँखें चमकने लगती हैं। वो कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब लूफेंग वहाँ पे इस मैप को देख रहा होता है, उसी के कारण वो खुश हो गया होता है, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस और कोर एरिया के बारे में भी होता है, जहाँ पे यूनिवर्स बोर्ड की एक्सट्रीमली चीज़ें इंपॉर्टेंट मौजूद हो सकती हैं। अब लूफेंग इन सब के बारे में जानता था और कहता है कि ये परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे खतरे से हमको बताता होगा, और लूफेंग इन सब के बारे में देखने लगता है। अब यहाँ पे लूफेंग कहता है मैप मेरे पास मिल गया है, और जब तक मेरे पास मोसा बॉडी है मैं यहाँ पे शार्पन करूँगा, जो कि 16 ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, तो उनकी वजह से मैं अपने विल पावर को भी शार्प कर दूंगा, जिसके कारण वो इन सब की तरफ देखने लगता है। लूफेंग सडनली स्माइल करने लगता है, तभी लूफेंग अपने वहाँ पे अपने भी मिरर मूर्ति को वहाँ पे खड़ा कर देता है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे 20,994 स्पेस मास्टर मौजूद थे। लूफेंग भी यहाँ पे अपने स्पेस मास्टर होने का रख देता है कि मैं यहाँ पे मिल्की वे हॉडी लीडर, मैंने लास्ट स्पेस को मारा है, जिसका नाम 5 क्योस मास्टर है, और उससे मैंने क्रेजी डेमन एक्सट्रीमिशन गॉर्ली आर्मर को ले लिया है, और यहाँ पे इसके लिए मैं कोई भी ट्रेजर आर्मर को नहीं रख सकता, तो मैं अपने आप को यहाँ पे 20,295 स्पेस मास्टर रिकॉग्नाइज करता हूँ। यहाँ पे कहा जाता है कि लूफेंग उसको फिनिश कर देता है। वहाँ पे आगे ही लूफेंग बढ़ चुका होता है। अब लूफेंग यहाँ पे बाकी चीज़ों को देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसके कारण लूफेंग वहाँ पे निकल चुका होता है। लूफेंग देखता है कि यहाँ पे नंबर 11 पिलर के पास कोई नहीं है। लूफेंग नंबर 11 पिलर के पास जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। लूफेंग कैनन की तरफ देखता है, जहाँ पे मोसा क्लैंस की बॉडी को कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी लूफेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। लूफेंग को वहाँ फिर भी कुछ नहीं मिलती, जिसके कारण लूफेंग अपने यूनिवर्स बोर्ड की मदद से और भी डीपर एरिया में जाने लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूनिवर्स बोर्ड होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल ट्रेस है, लूफेंग के आने वाले जर्नी में बहुत ही मदद करने वाला है। लूफेंग को हर एक अटैक से वो बचाने वाला है। लूफेंग का स्टार टावर के अलावा ये भी समझ लो मेन ट्रेस, जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे लूफेंग आगे बढ़ने लगता है और वो एक डेंजरस रीजन में आने लगता है। अब यहाँ पे लूफेंग कहता है जितना डेंजरस डीपर एरिया में जाऊँगा उतना डेंजरस बढ़ेगा, और यहाँ पे ऐसे कई सारे सर्वे ट्रेस हैं, जिसके लिए मुझे एक पैलेस टाइप 2 ट्रेस चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी इतना खतरा नहीं है। मैं स्टार टावर के रहते हुए मुझे कुछ भी हिला नहीं सकता। यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है। अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि लूफेंग ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। पता नहीं यहाँ मैं क्यों, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो राइटर है उसने सीरीज़ को बनाने के लिए बहुत ही चीज़ में बकवास ऐड कर दी है। इसके बाद लूफेंग आगे बढ़ता जाता है। उसके पास मैप तो थी, जिसके कारण वो मैप के दिए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए उन सारे खतरों को नज़रअंदाज कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है लूफेंग की करंट बॉडी अवतार को, जहाँ पे रिमोट ओशन भी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद होती है, और वो भी बेसिकली जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का जो होता है ना, वहाँ पे लूफेंग ने अपने रिमोट ओशन को अर्थ की रखवाली के लिए भेजा होता है, ताकि अर्थ पे कोई भी खतरा है तो उसे बचा सके। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग एक जगह में मौजूद होता है जहाँ की टाइम वेलोसिटी सेम होती है, जो कि लगभग 3000 से 3120 टाइम्स होती है। नॉर्मली मोसा बॉडी तो अपने आप को विल पावर को सार्वेंस करने में लगी हुई है, तो बाकी बॉडी पीछे कैसे रह सकती है, वो भी अपने आप को पावरफुल करने में लगी हुई थी। यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि लूफेंग को वो मैप मिल गई है, तो वो ह्यूमैनिटी को तो कंट्रीब्यूट करेगा ही। वो चला जाता है थंडर आइलैंड में, जहाँ पे लूफेंग अपने टीचर से बात करने के लिए गया होता है। अब यहाँ
यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर के पास वो जाता है। अब दिखाया जाता है कि वो टीचर के बढ़ी हुई पावर को देखकर हैरान हो जाता है और कांग्रेचुलेशन टीचर कहता है। अब यहाँ पे लूफिंग बेवकूफ नहीं था, वो देख पा रहा था कि प्राइमर के उस सिटी लीडर ने एक ब्रेक थ्रू किया है। देखा जाए तो ये ब्रेक थ्रू नहीं था, वो अभी सुप्रीम मास्टर नहीं बने हुए थे, बल्कि समझ लो कि उनके लेवल ऑफ बाउंड्रीज का ब्रेक थ्रू है। जैसा कि आप स्टार लेवल में ही देख लो 1 to 9 लेवल होते हैं ना, वैसे ही इन्होंने भी ब्रेक थ्रू किया होता है। चाहे 1, 4, 6 ऐसे कांग्रेचुलेशन वैसे ब्रेक थ्रू होता है। लूफिंग उन्हें कांग्रेचुलेशन कहता है, जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे देखा जाए तो आप भी बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सबको, जहाँ पे प्राइमर केओस कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे तुम क्यों आए हो, तुम खुश क्यों हो। तो यहाँ पे लूफिंग अपनी सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे उसे मैप मिली, तो इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला। जिसके बाद दिखाया जाता है लूफिंग उस मैप को निकालता है, इसको वो अपने टीचर को दिखाते हैं। प्राइमर केओस सिटी लीडर उस मैप को देखकर पूरी तरह से एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि वो मैप सच में डिटेल होता है। क्योंकि 2 होली लैंड्स के यूनिवर्स के बंदे भी इन सब के मैप के इतने डिटेल वर्जन को नहीं देख पाते हैं, और जबकि लूफिंग ने इस मैप को लाए हैं तो ये प्राइसलेस है। अब लूफिंग बता देता कि आखिर उसे कैसे मिला था, इसको भी नहीं बताने वाला हूँ, आपको तो पता ही है। अब लूफिंग ये सारी चीज़ें जानकर पूरी तरह प्राइमर केओस सिटी लीडर सारी चीज़ें जानकर इस प्लीसलेस हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, हमारी इंटायर रेस वहाँ पे जाने से भी कतराती है, और जबकि हमारे पास मैप आ गया है तो हम वहाँ पे जाके अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। तो लूफिंग कहते हैं कि मैं वहाँ पे खुद से जाके नहीं देख पाया, लेकिन मैं ये मैप आपको दे रहा हूँ, आपको और ह्यूज एक्स को, ताकि आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो प्राइमर केओस सिटी लीडर कहते हैं ये फाइन रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो लूफिंग वहाँ पे उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी लीडर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लूफिंग के इतने अच्छे से इनकाउंटर से। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर दिखाता है प्लेन गॉली पैलेस को, जहाँ पे और भी बंदे होते हैं। यहाँ पे ह्यूज एक्सक्रीटर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी बात प्राइमर केओस सिटी लीडर से होती है। उन्हें भी पता चल जाता है कि लूफिंग को वो मैप मिली है। अब वो डिसाइड करते लूफिंग को 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने के लिए। और यहाँ पे ऐसी ही वही सारी बात होती है जो कि मैप के द्वारा ही होती है। जितना ज़्यादा मैं ये नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप मैप के बारे में समझ लो, वो भी यही बताते कि लूफिंग को कैसे मिला। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है लावा फील्ड को, जहाँ पे लावा सीन चारों तरफ फैल रही होती है, सडनली उनमें से बबल्स निकलने लगती है। तभी वहाँ पे हमें क्या होता है वो दिखाया नहीं जाता, सीन को कट कर दिया जाता है, और हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि आखिरकार वो लावा बबल थी क्या। और फिर हमें सीन चेंज कर 10 लाइट ईयर्स दूर के एक छोटे से प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें फ्लेम आइस रीजन का सीन दिखाया जाता है। उस जगह पे एक जायंट मैन आर्मर खड़ा होता है और कहता है अल्दो ये फ्लेम आइस रीजन बहुत ही डेंजरस है, जो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये यूनिवर्स बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। स्मॉल मैन वो भी डिवाइन आई क्लैन से आया हुआ होता है, वो भी कहता है कि हाँ ये तो सच में बहुत ही अच्छा प्लेस है। वो सब एक और फीमेल डिवाइन आई क्लैन के बंदे की तरफ से आए हुए, तो बोलते गोल्डन स्क्वायर क्या हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में वो लोग किसी चीज़ को स्विच करने आए हुए थे, मतलब एक्सचेंज करने के लिए आए हुए थे, और वो लोग एक सेफर एरिया की तलाश होते हैं। अब शैडो डस्ट मास्टर वहाँ पे आए होते हैं, वो कहते हैं तुम तो बहुत ही डरपोक हो, वो आगे आने जाते हैं। अब यहाँ पे शैडो डस्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि गोल्डन स्क्वायर क्या तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। तो यहाँ पे गोल्डन आर्मर मैन को दिखाया जाता है, जो कहता है कांग्रेचुलेसन, ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमें भी नहीं पता, नहीं आपको नहीं यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी हमसे छुपाई जा रही हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरे पिरामिड से बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बुलमैन होता है, और तभी वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ पे एक न्यू ट्रेजर बॉर्न होने वाला है, और वो कहता है कि क्या मैं इतना लकी हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे ही चलते समय यहाँ पे किसी ट्रेजर से टकरार हो जाएगी। अब दिखाया जाता है कि डायनी ब्लड लाइट उसके तरफ बढ़ने लगता है 100 स्पीड लाइट की। लूफिंग की भी नज़र उस तरफ पड़ जाती है, उससे भी महसूस होता है कुछ न कुछ स्पेशल होगा। लूफिंग भी कहता है कि यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर अपने लॉ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये कोई ट्रू ट्रेस हो सकता है, किसी ट्रू ट्रेस का बॉर्न हो रहा है, प्रोबेबली टू ट्रेस बॉर्न होगा। अब लूफिंग इस पे यूनिवर्स बोट में लगभग 1000 सालों से था, उसके पास कई सारे सर्वाइवल के एबिलिटी थी, लेकिन लूफिंग ने अभी तक किसी टू ट्रेस के बॉर्न को नहीं देखा होता है, जो कि टॉप टाइप डोमिन टाइप टू ट्रेस था। इसको देखकर लूफिंग भी उधर उस सेंसेशन की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पे फ्लेम आइस रीजन्स के टेलीपोर्टेशन को प्लास करते हुए लूफिंग जाता है, और फिर फ्लाई करते हुए जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेलीपोर्टेशन मरान था। लूफिंग वहाँ पे 1 महीने के पास उधर जाता है, और तभी वहाँ पे एक और गॉडली पावर आती है, जो कहती है कि क्या
क्या तुम मिल्की वे हॉर्डर लीडर लू फेंग हो? तो लू फेंग कहता है कि हम, तुम कौन हो? तो वो बंदा कहता है कि मैं डियर बग से हूँ। तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है डियर बग मास्टर, आखिरकार मैं कितना ही लकी हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो भी उसी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर, सुप्रीम तो नहीं, एक जो ट्रू ट्रेजर बॉर्न हो रहा है उसके लिए आया हुआ है। और दोनों कहते हैं कि तुमने भी सेंस किया ना, जिसके बाद वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं क्योंकि दोनों का मंजिल एक था। अब जब इमर्ज होगा तो वो लोग फाइट करेंगे, वो तो बात की बात है। इसके बाद 3 दिन और लगता है, लू फेंग उस जगह पे आ जाता है और तभी दिखाया जाता है कि उस जगह देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि असल में वहाँ पे स्वैम्प में से एक जायंट बोट निकल रहा होता है जो कि पूरी तरह से चेंज कर रहा होता है और किसी को भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या ये शैडो और सॉर्सरर है। अब लू फेंग तो इसको नहीं बता पा रहा था, ये जरूर कोई पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर हो सकता है। अब यहाँ पे डियर बग भी कहता है कि इसको डोमेन को देख कर लग रहा है कि ये जरूर यहाँ पे शैडो सॉर्सरर ही होगा। लू फेंग भी वहाँ पे देखता है कि और भी बंदे आ चुके होते हैं। यहाँ पे शैडो सॉर्सरर भी बंदे होते हैं जिनका नाम सॉर्सरर स्पिरिट मास्टर होता है, वो भी आ चुके होते हैं, वो भी उधर ही जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन आ रहा है कि उसको हम बात नहीं करेंगे, अब सब लोग उधर जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उस प्लेस पे आ जाते हैं। अब डियर बग मास्टर वो सामने देखता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ कि मैं बॉट ऑफ मौजूलियम को देख पा रहा हूँ, मैं कितना ही लकी हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग को पता नहीं था कि आखिर ये क्या है और वो शौक हो जाता है और कि क्या ये बॉट ऑफ मौजूलियम, यहाँ पे ह्यूमैनिटी के पास भी इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं थी बोट ऑफ म्यूजियम में। बस ये समझ लो कि म्यूजियम एक लेजेंडरी प्लेस थी इस पूरे की पूरे इस यूनिवर्स ओशन में जो कि यहाँ पे बॉर्न हो रही है। और आप लोग एक कैरेक्टर को अच्छे से याद कर लो, डियर बग मास्टर, ये लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है और लू फेंग का बहुत ही मदद करने वाला है। इसे बुरा इंसान मत समझना। लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता है कि ये तो लेजेंडरी बोट ऑफ म्यूजियम है। अब ये क्या है ये आपको पता चलेगा और इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ होगी, कितने लोगों की जाने जाएंगी, ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे उतनी ज़्यादा तो जाने नहीं जाएंगे, बस समझ लो थोड़े मोड़े ही, लेकिन यहाँ पर भी लू फेंग को बहुत ही मेहनत करनी होगी। यहाँ पे लू फेंग को नहीं पता था कि कि इस ट्रेजर को सीज कैसे किया जाता है। और यहाँ पे लू फेंग डियर बग मास्टर से पूछता है कि आखिरकार इसे किया जाता है कैसे, इसको अपने कैसे किया जाता है वर्स में, मतलब इसका मास्टर कैसे बना जाता है। तो डियर बग मास्टर कहता है कि मिल्की वे हॉर्डर लीडर। अब लू फेंग अपनी प्रॉब्लम समझाता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है कि आखिर इसका कैसे कर सकते, क्या आप अपने नॉलेज को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बग मास्टर कहता है कि आखिरकार मैं अपने नॉलेज को तुम्हारे साथ शेयर क्यों करूं, ऐसा क्या है कि जो मुझसे मिलेगा। अब ये सुनकर लू फेंग भी तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे वो जानता था कि अगर वो उससे नहीं निकलवाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब लू फेंग यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो शैडो, डस्ट मास्टर, सॉर्सरर स्पिरिट इन तीनों को एक्शन में देखेगा। और यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लू फेंग भी ऐसा ही करेगा। तो इसे देखकर डियर बग मास्टर कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो। तो लू फेंग कहता है ऑफ कोर्स मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मास्टर कैसे बना चाहता है। तो डियर बग मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कई सारे ग्रेट बीइंग्स आने वाले हैं जो कि इधर ही आएंगे। अगर तुम मुझे उन सबके अटैक से प्रोटेक्शन दोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तो लू फेंग इसके लिए एग्री कर देता है। यहाँ पे लू फेंग उसको तब तक ही बताएगा जब तक उस पर क्राउड मिलकर अटैक नहीं करेंगे, नहीं तो लू फेंग यहाँ पे अपनी जान बचाएगा, तब दोनों में डील हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि डियर बग मास्टर भी फेयरफुल बंदों में से एक है। अल्दो डियर बग मास्टर के पास एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है, लेकिन उसके पास एक सिर्फ सुप्रीम आर्मर है जिसकी डिफेंस उतनी ज़्यादा तो है, लेकिन अगर फाइटिंग के मामले में आए तो 5th टायर यूनिवर्स मास्टर 4th टायर अगेंस्ट के कुछ नहीं कर सकता। 4th टायर भले ही कमज़ोर पड़ जाएगा 5th टायर के, इसलिए बग मास्टर ऐसा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे डियर बग मास्टर आप समझ लो किसकी तरफ से होगा, बग रेस से ही समझ लो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे साथ निभा रहे होते हैं। म्यूचुअल अलायंस का नाम सुना है ना, वो ऐसा ही निभा रहे होते हैं। अब यहाँ पे डियर बग मास्टर कहते हैं जबकि तुमने मान लिया है तो चलो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। और वो कहता है कि अगर ये देखा जाए तो इसकी पावर इतनी है कि हम लोग इसको मिल के भी अटैक करें ना तो इसको 1 इंच भी नहीं हिला सकते। तो लू फेंग हामी बढ़ता है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इन सब के ट्रेस को हानि पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद वो आगे इन्फॉर्मेशन देते होते कहते हैं कि ये एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्स बोट में से आता है, जैसे कि पिलर्स, ब्लडी स्टोन, सी प्लेट, बोट ऑफ म्यूजियम, ये सभी इन्हीं के अंदर से आते हैं और ये सभी उनके अंदर एक टूल्स के जैसे हैं। कोई भी ट्रू ट्रेस नहीं है। मान लो कि ये बोट ऑफ म्यूजियम एक
टूल्स के जैसे काम आते हैं। तो ये सब सुनकर लूफिंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि देखा है हम, जब तुम बोट ऑफ म्यूजिलियम में हाइड हो जाते हो तो जितने भी अटैक बाहर से आ रहे होंगे वो उसको कम कर सकते हैं और वो उसको तुम्हें एक पैलेस टाइप टूट वेज की जैसा ही तुम्हें वो भी बचा सकते हैं और उसे तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अगर इसको तुम अपना मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें इसके कोर कंट्रोल को फाइंड करना होगा। मान लो समझ लो कि आपको किसी एरिया के ऊपर कब्जा करना है ना, तो वहाँ के कोर कंट्रोल को सिस्टम को हैक करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर है कि आपको कोर कंट्रोल को हैक करना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, उसको ढूंढना होगा। तो यहाँ पे लूफेंग में शौक हो जाता है। अब डियर बग मास्टर वही समझाते हैं जो कि मैंने आपको समझाया। लूफेंग भी यहाँ पे समझ गया था, लेकिन लूफेंग को भी नहीं पता था कि आखिर वो कोर कंट्रोल कहाँ होगा। तो डियर बग मास्टर कहता है कि अगर तुम पोर्ट ऑफ म्यूजिलियम में इंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है, हमें यहाँ पे इंतजार करना होगा जब तक कि वो अपने आप दरवाजे को ना खोल लें, तब तक हम यहाँ पे नहीं जा सकते। तो लूफेंग पूछता आखिर कितना, तो वो कहता बहुत ही जल्दी, यहाँ पे कुछ ही समय में ये सभी खुल सकता है और तब तक और भी बंदे आ सकते हैं। तो यहाँ पे लूफेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे वो लोग इंतजार करने लगते हैं वहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे बग मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही चांस होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए रेडी रहना। अब यहाँ पे वो बोट ऑफ म्यूजिलियम उस समझ लो एक रिवर के अंदर स्वैम्प, ब्लैंक स्वैम्प होता है, उसके अंदर से इमर्ज हो रहा होता है। उसके तरफ और भी बंदे आ रहे होते हैं और सब लोग दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी बंदे आते जैसे शैडो डस्ट मास्टर, डिवाइन आई क्लैंसी, सॉर्सरर स्पिरिट मास्टर, डियर बग, ये सभी आ चुके होते हैं। मिल्की वे और लीडर भी होता है, उसको भी बोट ऑफ म्यूजिलियम के बारे में पता चल चुका होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और सब लोग उसको अपना मास्टर तो बनाना ही चाहते थे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है एक स्विल वॉइस को जो कहता है कि डिवाइन आई क्लैम, तुम तो सच में इडियट हो, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि उसको आखिर कैसे कंट्रोल करना, लेकिन वो सभी यहाँ पे लक आजमा रहे होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब में आपस में झगड़ा होने लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी असल में फाइट नहीं करता, सब लोग इंतजार करने लगते हैं। आधा महीना बीत जाता है और यहाँ पे लगभग 5 ग्रुप्स, नेमली डिवाइन आई क्लैन, स्केलेटन क्लैन, फर्स्ट एंचेस्टर गॉड स्कूल, पर्पल मून, होली क्राउन और ह्यूमंस की तरफ से लूफेंग आया हुआ था। ह्यूमंस में सिर्फ लूफेंग ही अकेला था और बाकी सबके ग्रुप्स में और भी बंदे मौजूद हैं। यहाँ पे बोट ऑफ म्यूजिलियम वहाँ पे कम्प्लीटली इमर्ज हो गया था। यहाँ पे दिखाया जाता है केबिन का दरवाजा अभी जस्ट ओपन ही होने वाला था और डियर बग मास्टर लूफेंग से कम्युनिकेट करते हुए कहता है मिल्की वे चलो चलते हैं, और तभी दिखाया जाता है कि वो दरवाजा खुलने लगता है। लूफेंग यहाँ पे डियर बग मास्टर के साथ फ्लाई करके आने लगता है। दिखाया जाता है जितने भी अदर रेसेस के बंदे होते हैं ना, उन सबकी नजर डियर बग मास्टर पे होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि डियर बग मास्टर के पास ही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होगी उस बोट ऑफ म्यूजियम के लिए, और वही जानते कि किस रास्ते से जाना है और कैसे कंट्रोल करना है। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और देखते क्या लूफेंग उस बोट ऑफ म्यूजियम को कंट्रोल कर पाता है या फिर नहीं।